प्यारे बच्चों, एलजीआर स्टडी में आप सभी का स्वागत है। आपको पता होना चाहिए कि गणित में आज जो है हम लोग एक नया चैप्टर शुरू करने वाले हैं जिसका नाम है त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग, जिसको हम लोग ऊंचाई एवं दूरी या फिर हाइट एंड डिस्टेंस के नाम से भी क्या करते हैं, जानते हैं। तो आज इस चैप्टर का फर्स्ट क्लास होने वाला है। तो सबसे पहले हम लोग जो है इस चैप्टर से रिलेटेड सारे के सारे कंसेप्ट को देखने वाले हैं और फिर प्रश्नावली 9.1 भी आज क्या करेंगे, हम शुरू करेंगे। अगर आप यह चैप्टर बहुत ही डिटेल में बिल्कुल जीरो लेवल से हाई लेवल तक जो है समझना चाहते हैं तो आज के क्लास में शुरू से अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि अगर आप फर्स्ट क्लास समझते हैं तो आगे के क्लास को समझने में आपको आसानी होगा, और अगर आप फर्स्ट क्लास ही नहीं देखिएगा तो फिर आगे आपको दिक्कत होगा। तो चलिए शुरू करते हैं, बिना टाइम गंवाए चीज़ों को सीखने समझने का कोशिश करते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि जितने बच्चे अगर अभी तक मैट्रिक बोर्ड परीक्षा के बेहतर तैयारी के लिए एलजीआर स्टडी ऐप डाउनलोड नहीं किए हैं तो ज़रूर डाउनलोड कर लीजिएगा, क्योंकि इस ऐप में आपको जो है सभी विषय के बेहतर तैयारी के लिए वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का पीडीएफ, वीवीआई सब्जेक्टिव क्वेश्चन का पीडीएफ, क्विक रिवीजन नोट, मॉडल पेपर, क्लास नोट और ऑनलाइन टेस्ट बिल्कुल ही फ्री में आपको इस ऐप में मिल जाएगा, जहां से आप बेहतर से बेहतर तैयारी कर सकते हैं। इस ऐप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, तो वहाँ से डाउनलोड कर लीजिए, या नहीं तो आप लोग जो है प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं। जो लोग डाउनलोड नहीं किए हैं जरूर कर लीजिएगा, और अच्छा ना लगे तो डिलीट मार दीजिए, क्योंकि मैं आपको बताता हूँ इतना ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि आप बिल्कुल जो है पूरे साल इससे क्या करेंगे, तैयारी करेंगे, डिलीट मारेंगे नहीं, वो हमें पहले से ही क्या है पता है। चलिए प्यारे बच्चों, अब शुरू कर लेते हैं। हम सबसे पहले फोकस करेंगे चैप्टर के नाम पर। इससे जस्ट पहले हम लोग जो पढ़ाई किए थे 8 नंबर चैप्टर, उसका नाम था त्रिकोणमिति। उसका नाम क्या था? त्रिकोणमिति। और यह चैप्टर त्रिकोणमिति से ही संबंधित है। यह चैप्टर किससे संबंधित है? त्रिकोणमिति से ही संबंधित है। चैप्टर का नाम ही देख लीजिए, चैप्टर का नाम एनसीईआरटी में लिखा गया त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग। त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग, यानी कि पिछले चैप्टर में तो केवल त्रिकोणमिति को पढ़ाई किए थे, और इस चैप्टर में हम त्रिकोणमिति का प्रयोग सीखने वाले हैं। आपको पता होगा कि इस दुनिया में अगर कोई चीज़ है तो वो उसका कुछ ना कुछ उपयोग है। इस दुनिया में बिना उपयोग का कुछ भी नहीं है। जैसे कि एक कलम है तो उसका भी उपयोग है लिखना, उसी तरह से अगर त्रिकोणमिति है तो त्रिकोणमिति का भी कुछ न कुछ उपयोग रहा होगा, प्रयोग रहा होगा। बिना उपयोग का त्रिकोणमिति भी नहीं है। तो हम जानेंगे सबसे पहले कि आखिर त्रिकोणमिति का प्रयोग हम कहाँ करते हैं, क्यों त्रिकोणमिति हम लोग पढ़ाई करते हैं, ये पहले हम 1 मिनट में बात करते हैं। देखिए, त्रिकोणमिति का जो अध्ययन है वो मुख्य रूप से ऊंचाई और दूरी ज्ञात करने के लिए किया जाता है। ऊंचाई और दूरी ज्ञात करने के लिए किया जाता है। ऊंचाई और दूरी का मतलब क्या है? ये छोटा मोटा ऊंचाई और छोटा मोटा दूरी नहीं। अगर कुछ दूरी मापना हो तो आप जो है माप लेते हैं किलोमीटर में वगैरह में। ऊंचाई मापना तो आप फीट वगैरह से माप लेते हैं। लेकिन जब आपको एक ग्रह से दूसरे ग्रह का दूरी निकालना हो, बहुत लंबा दूरी हो जाता है, और अगर बहुत बड़े बड़े पहाड़ का ऊंचाई निकालना, जैसे हिमालय का ऊंचाई और भी जैसे माउंट एवरेस्ट वगैरह है, उस सब का ऊंचाई अगर आपको क्या करना है, निकालना है, तो वहाँ पर आप जो है फीट लेके मापने के लिए नहीं जाएंगे। तो बड़े बड़े दूरी को, जैसे एक ग्रह से दूसरे ग्रह का दूरी, और बहुत बहुत बड़े बड़े ऊंचाई को, जैसे कि पहाड़ों का ऊंचाई है, एंड पहाड़ों में भी आप माउंट एवरेस्ट बोल दीजिए, सबसे हिमालय वगैरह बोल दीजिए, तो उसका ऊंचाई निकालना है तो आप फीट या मीटर लेके मापने नहीं जाएंगे। वहाँ पर आप त्रिकोणमिति का उपयोग करके ही उतने बड़े बड़े दूरी को निकालेंगे। तो सबसे पहले आप याद रखिएगा कि त्रिकोणमिति का प्रयोग जो है ऊंचाई और दूरी निकालने के लिए ही किया जाता है। तो त्रिकोणमिति को पढ़ने का उद्देश्य मेरा क्या है? तो ऊंचाई और दूरी ज्ञात करना जो है हम सीख जाते हैं इससे, ठीक है। बराबर दूरी बराबर ऊंचाई अगर हम घर बैठे निकालना चाहते हैं, पृथ्वी से ही माप कर निकालना चाहते हैं, तो आराम से त्रिकोणमिति के प्रयोग से निकाल सकते हैं। त्रिकोणमिति से रिलेटेड ही एक इंस्ट्रूमेंट है जिसका नाम है थियोडोलाइट। याद रखिएगा थियोडोलाइट के बारे में कि यह जो है एक सर्वेक्षण यंत्र है, यानी कि ऊंचाई और दूरी का पता लगाने वाला यंत्र है, जो त्रिकोणमिति के नियमों पर आधारित हैं। और इसका प्रयोग जो है एक
घूर्णी टेलीस्कोप से कोणों का मापन करने में किया जाता है। कोण का मापन कर लेंगे आप, तो अगर कोण का मापन हो जाएगा तो फिर ऊंचाई और दूरी आप आराम से क्या कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं। तो थियोडोलाइट्स आप याद रखेंगे कि एक इसमें घूर्णी टेलीस्कोप लगा होता है। क्या लगा होता है, घूर्णी टेलीस्कोप के हेल्प से ये चलता है। तो ऊंचाई और दूरी इस चैप्टर का नाम दे सकते हैं हम। इसी को इंग्लिश में हाइट एंड डिस्टेंस कहते हैं। तो त्रिकोणमिति का जो पढ़ाई है उसका करने का उद्देश्य क्या है समझ में आया होगा आप लोगों को। चलिए हम अब बढ़ते हैं आगे और आगे के बारे में बात करेंगे। देखिए ये जो आपका चैप्टर है त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग, नाम से ही लिखा हुआ है कि इस चैप्टर में हम त्रिकोणमिति का देखेंगे कि कहाँ पर प्रयोग किया जाता है, ठीक है। और इसमें मुख्य रूप से ऊंचाई और दूरी ही हमें क्या करना, निकालना है। इस चैप्टर को समझने से पहले आपको 4 बिंदु समझना पड़ेगा। कितना बिंदु समझना पड़ेगा, 4 चीज़। 4 चीज़ को आपको जानना बहुत ही क्या है, जरूरी है। पहला है दृष्टि रेखा, दूसरा है क्षैतिज रेखा, तीसरा है उन्नयन कोण और चौथा है अवनमन कोण। चौथा क्या है, अवनमन कोण। तो ये 4 चीज़ आप समझिएगा, फिर आगे क्या करेंगे हम लोग, बढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम समझते हैं इस 4 चीज़ों को। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये मीनार है, कुतुब मीनार कर लीजिए, टावर है, तरह से समझ लीजिए। तो एक मीनार है और यहाँ पर एक भाई साहब खड़ा है, दिख रहा होगा आपको। यहाँ पर एक क्या है, भाई साहब खड़ा है, ठीक है। और वो भाई साहब जो है वो इस मीनार के शिखर को देख रहे हैं, यानी कि टॉप, इस टॉप को यहाँ से क्या कर रहे हैं, देख रहे हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, कुछ समझने की कोशिश कीजिएगा। देखिए अगर कोई व्यक्ति खड़ा होता है, मान लीजिए कि ये ज़मीन है, ये क्या है, ज़मीन है, और ज़मीन पर कोई व्यक्ति खड़ा होता है, ये मान लीजिए कि उसका मुंडी है, ठीक है, और ये उसके आँख है। अगर ज़मीन पर कोई व्यक्ति खड़ा होता है तो आप ज़मीन पे सीधा खड़ा होइए, अपना नज़र न तो झुकाइए और न ही अपना नज़र ऊपर उठाइए। आप सीधी रेखा में देखिए, आप क्या कीजिए, सीधी रेखा में देखिए। तो यही सीधी रेखा कहलाएगा क्षैतिज रेखा या क्षैतिज स्तर। यही सीधी रेखा क्या कहलाएगा, क्षैतिज रेखा कहलाएगा, या इसी को हम लोग जो है क्षैतिज स्तर बोलेंगे, या तो क्षैतिज रेखा बोलेंगे या क्षैतिज स्तर बोलेंगे। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि एक जो है ना व्यक्ति खड़ा है इस मीनार के सामने। तो ये व्यक्ति इस होके तो देखेगा नहीं, क्योंकि ये तो ज़मीन है, तो ज़मीन होके तो देखेगा नहीं इस मीनार को। तो याद रखिएगा, यहाँ पर मैं बता रहा हूँ कि आखिर क्षैतिज रेखा या फिर क्षैतिज स्तर क्या होगा। तो ये व्यक्ति पूरा सीधा देखेगा, ना ही ऊपर देखेगा ना ही नीचे देखेगा, तो वो इस रेखा होके देखेगा। ये जो लाल रेखा बनते जा रहा है वो इसी रेखा होके क्या करेगा, देखेगा। तो ये रेखा जो है कहलाएगा आपका क्षैतिज रेखा। ये कौन सा रेखा कहलाएगा सर जी, ये कहलाएगा आपका क्षैतिज रेखा। क्या कहलाएगा, तो क्षैतिज रेखा कहलाएगा। तो अब हम समझ आशा करते हैं कि आप समझोगे कि क्षैतिज रेखा क्या होता है। क्षैतिज रेखा या क्षैतिज स्तर भी आप इसे कह सकते हैं। तो क्षैतिज रेखा क्या है, एक बार और मैं बता देता हूँ। अगर कोई व्यक्ति खड़ा होता है और न तो वो नीचे देखता है और न ही ऊपर देखता है, हल्का नज़र न तो ऊपर उठाना है और न ही हल्का नज़र नीचे उठाना है, तो आप अगर पूरा सीधा स्ट्रेट सीधा देखते हैं तो यही सीधी रेखा जो है क्षैतिज रेखा कहलाएगा। जैसा कि ये व्यक्ति, अगर यहाँ पर ब्लू कलर का आपको ये व्यक्ति दिख रहा होगा ए से ई तक, तो ये व्यक्ति पूरा सीधा देखेगा, तो इसी लाल वाला जो रेखा है उसी होकर के देखेगा, तो उसे ही कहेंगे हम लोग क्षैतिज रेखा। उसे क्या कहेंगे, क्षैतिज रेखा। तो क्षैतिज रेखा समझ में आया। और क्षैतिज रेखा याद रखिएगा हमेशा जमीन के समांतर होता है, पृथ्वी यानी कि जमीन के समांतर होता है। ये वाला रेखा देख सकते हैं कि ये जमीन है, ये क्या है, जमीन है, जो ई से डी तक गया है, और ज़मीन के समांतर ही आपका जो है ना क्षैतिज रेखा यहाँ पर बन रहा है। तो क्षैतिज रेखा आपने समझा। अब समझते हैं कि दृष्टि रेखा क्या होता है। नाम से ही स्पष्ट है दृष्टि रेखा, नाम से स्पष्ट है दृष्टि रेखा। तो दृष्टि रेखा या तो नीचे झुका हो सकता है या ऊपर उठा हो सकता है, या फिर आपके सामने भी हो सकता है। नाम से ही स्पष्ट है दृष्टि रेखा, जिस रेखा होकर के आप किसी वस्तु को देखते हैं
वही रेखा दृष्टि रेखा कहलाता है। जिस रेखा होकर के आप किसी वस्तु को देखते हैं वही रेखा दृष्टि रेखा कहलाता है। तो ये जो लड़का यहाँ पे खड़ा है ये इसी रेखा होते हुए, ये जो लाल कलर का रेखा हम खींचते जा रहे हैं, इसी रेखा होते हुए वो क्या करते हैं, तो इस मीनार के शिखर को देखने का कोशिश करता है। ये है कुतुब मीनार, ठीक है, दिल्ली में जो है। तो यही वाला रेखा प्यारे बच्चों क्या कहलाएगा, दृष्टि रेखा कहलाएगा। तो यानी कि वह रेखा जो आपको पता होना चाहिए कि मतलब जिससे हम होकर हम किसी वस्तु को देखते हैं वही क्या कहलाता है, दृष्टि रेखा कहलाता है। अब है तीसरा उन्नयन कोण। तीसरा क्या है, उन्नयन कोण। तो याद रखिएगा उन्नयन कोण के बारे में आपको याद रखना है कि दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा के बीच में बनने वाले कोण को उन्नयन कोण कहते हैं। ये दृष्टि रेखा देख रहे हैं आप, ये क्षैतिज रेखा आप देख रहे हैं। तो दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा के बीच में बनने वाले कोण को उन्नयन कोण कहते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, ये जो कोण है या फिर मैं यहाँ पर दिखा रहा हूँ, यही जो कोण है वो उन्नयन कोण कहलाएगा। क्या कहलाएगा, उन्नयन कोण कहलाएगा। तो उन्नयन कोण का फिलहाल आप परिभाषा याद रखिए कि वह रेखा दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा के बीच में बनने वाले कोण को क्या कहते हैं, उन्नयन कोण कहते हैं। लेकिन एक शर्त है, जब हम वस्तु को किसी ऊपर के वस्तु को देख रहे हो तब। इसी को हमने यहाँ पर त्रिभुज के रूप में दिखाया है। ये मान लीजिए यहाँ पर किसी लड़का का आँख है और ये रहा आपका क्षैतिज रेखा, ये क्या रहा, क्षैतिज रेखा रहा जिससे होकर आप सीधा देखते हैं। और ये रहा आपका जो है दृष्टि रेखा, ये क्या कौन सा रेखा रहा, ये दृष्टि रेखा अगर रहा तो फिर याद रखिएगा कि ये जो कोण बनेगा यही कहलाएगा उन्नयन कोण। यही क्या कहलाएगा, उन्नयन कोण कहलाएगा। तो हमें पता चला कि दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा के बीच का जो कोण होता है वो होता है उन्नयन कोण। लेकिन इसमें हल्का बदलाव करेंगे आगे हम। क्या बदलाव करेंगे देखिएगा। अब देखिए हम समझने वाले हैं अवनमन कोण। हम क्या समझने वाले हैं, अवनमन कोण समझने वाले हैं। तो देखिए ये लड़की आपको दिख रही होगी यहाँ पर, ये लड़की अगर सीधा देखेगी, पूरा सीधा देखेगी तो इस रेखा में देखेगी। तो यही रेखा क्या होगा, क्षैतिज स्तर कहलाएगा। हमने आपको बताया था कि आप अगर कहीं से न तो एक पॉइंट ऊपर देखते हैं, ना ही एक पॉइंट नीचे देखते हैं, एक बिल्कुल सीधा देखते हैं, तो सीधा जो रेखा में देखते हैं जिस रेखा में, वही रेखा कहलाता है आपका क्षैतिज रेखा या क्षैतिज स्तर। और अब जिस रेखा होकर के किसी वस्तु को देखते हैं तो वो रेखा क्या कहलाता है, दृष्टि रेखा कहलाता है। जैसे ये लड़की इस छत से इस बॉल को देख रही है, किसको देख रही है, इस बॉल को देख रही है। तो ये इस बॉल को देखेगी तो इसी रेखा होकर के देखेगी, तो इस रेखा का नाम होगा दृष्टि रेखा। तो यहाँ भी आप क्या बताएंगे कि दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा के बीच में जो यहाँ पर कोण बना, यहाँ पर जो कोण बना यही कोण है प्यारे बच्चों अवनमन कोण। तो देखिए यहाँ पर आप सर पिछले वाले में बोले थे कि दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा के बीच में जो कोण बनता है उसे उन्नयन कोण कहते हैं। लेकिन आप यहाँ पर बोल रहे हैं कि दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा के बीच में जो कोण बनता है उसे अवनमन कोण बोलते हैं। तो फिर अंतर क्या है, उन्नयन कोण और अवनमन कोण दोनों तो हम देख रहे हैं कि क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा के बीच में ही बन रहा है। तो फिर अंतर क्या है, तो देखिएगा, याद रखिएगा, मेन अंतर मैं आपको बताने जा रहा हूँ। आपको याद रखना है कि जब हम नीचे होते हैं और किसी ऊपर के वस्तु को देख रहे होते हैं, जब हम नीचे होते हैं और किसी ऊपर के वस्तु को देख रहे होते हैं, उस स्थिति में दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा के बीच में जो कोण बनता है उसे कहते हैं उन्नयन कोण। उसे क्या कहते हैं, उन्नयन कोण कहते हैं, याद रहेगा। एंड दूसरा स्थिति क्या है कि जब हम होते हैं ऊपर और वस्तु होता है नीचे, इस स्थिति में हमें अपना नज़र झुका के देखना होता है, यानी कि हमें नीचे देखना होता है, ठीक है। तो याद रखना है कि जब हम ऊपर हो, वस्तु नीचे हो और हमें नज़र झुका कर देखना पड़ रहा हो, तो उस स्थिति में क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा के बीच जो कोण बनेगा उसे बोलेंगे अवनमन कोण। उसे क्या बोलेंगे, अवनमन कोण। आपने नाम शब्द सुना होगा नमः शिवाय, ठीक है, नमन, हे शिव आपको नमन, ठीक है ना, आपको नमन। तो नमन मीन्स क्या होता है, नमन मीन्स होता है प्रणाम करना। और जब आप किसी को नमन करते हैं तो आप झुकते हैं, आप क्या होते हैं, झुकते हैं।
तो याद रखिएगा यहाँ से कि जिस स्थिति में हम झुकते हैं और तब जो कोण बनता है क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा के बीच में, वो अवनमन कोण कहलाता है। क्या कहलाता है? अवनमन कोण। सीधा याद रखिए कि जब आप ऊपर हो, वस्तु नीचे हो और आप ऊपर से वस्तु को, नीचे के वस्तु को देख रहे हैं, इस स्थिति में क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा के बीच जो कोण बनेगा वही कहलाएगा अवनमन कोण। वही क्या कहलाएगा? अवनमन कोण कहलाएगा। और दूसरा याद रखिए कि जब आप नीचे हो, वस्तु ऊपर हो, तो आपको मुंडी उठा करके देखना पड़ेगा, यानी कि उतान होकर देखना पड़ेगा। तो जब आप नीचे हो और ऊपर के वस्तु को आप देख रहे हो, तो इस स्थिति में आपको मुंडी उठाना होगा। और जब मुंडी उठाना पड़ रहा है तब क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा के बीच में जो कोण बनेगा वही कहलाएगा उन्नयन कोण। वही क्या कहलाएगा? उन्नयन कोण कहलाएगा। क्या कहलाएगा? उन्नयन कोण कहलाएगा। अब हम एक महत्वपूर्ण बात आपको बता देते हैं कि उन्नयन कोण आखिर और अवनमन कोण के बारे में एक दो बातें। क्योंकि देखिए, अगर आप देखिएगा तो ये रेखा और ये रेखा और इसको मिला दिया जाए तो एक त्रिभुज बन रहा है। ये क्या बन रहा है? त्रिभुज बन रहा है। ये आप याद रखें। इसके अगले पॉइंट में हम देख सकते हैं, लिखा हुआ है कि उन्नयन कोण हमेशा अवनमन कोण के बराबर होता है। यानी कि उन्नयन कोण जितना डिग्री का होगा उतना ही अवनमन कोण होगा, उतना ही डिग्री का अवनमन कोण भी होगा। इसका क्या मतलब है? देखिए, इसका मतलब क्या है कि उन्नयन कोण और अवनमन कोण का मान बराबर होता है। अगर उन्नयन कोण 40 डिग्री का है तो अवनमन कोण भी 40 डिग्री का होगा। यानी कि उन्नयन कोण बराबर अवनमन कोण। क्या रखेंगे? उन्नयन कोण बराबर होता है अवनमन कोण। अवनमन, ये अब नामन हो गया है तो ये ना और माँ को भी हटा दीजिएगा, अवनमन होगा सीधा। ठीक है, अवनमन कोण। उन्नयन कोण बराबर क्या होता है? अवनमन कोण होता है। इसका मतलब समझिए, इसका मतलब आप समझने का क्या कीजिए, कोशिश कीजिए क्या होगा। और दूसरा बात याद रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा गया है कि अगर उन्नयन कोण का मान 30 डिग्री है तो अवनमन कोण का मान कितना डिग्री होगा? तो बोलेंगे अवनमन कोण का मान भी 30 डिग्री होगा, क्योंकि उन्नयन कोण और अवनमन कोण हमेशा बराबर ही होते हैं। उन्नयन कोण और अवनमन कोण हमेशा क्या होते हैं? बराबर होते हैं। ठीक है, अब मैं एक फिगर से आपको मैं समझाने का कोशिश करता हूँ। क्वेश्चन तो ऐसे नहीं बनेगा, क्वेश्चन तो समकोण त्रिभुज के मदद से बनेगा। क्वेश्चन किसके मदद से बनेगा? समकोण त्रिभुज के मदद से बनेगा। तो मान लीजिए कि ये भवन है, ये क्या है? भवन है। आपको मान लेना है कि ये क्या है? भवन है। और ये जमीन है, ये क्या है? जमीन है। ठीक है, जो यहाँ पर आप देख सकते हैं। और ये वस्तु है, यानी कि गेंद रखा हुआ है यहाँ। ये क्या है? गेंद रखा हुआ है। ठीक है, जो बॉल यहाँ पे रखा हुआ है। ठीक है, अब लड़की यहाँ पे है। लड़की क्या है? यहाँ है। मैं केवल लड़की का आँख बना देता हूँ। मैं केवल लड़के का क्या बना देता हूँ? आँख। उतना पूरा लड़की बनाने की कोई हमें ज़रूरत नहीं है। तो अगर ये लड़की इस पूरे सामने देखेगी तो ये होगा। अगर ये लड़की सामने देखेगी तो ये होगा। सामने देखेगी तो क्या होगा? ये रेखा होगा। और इसी रेखा को क्षैतिज रेखा बोलेंगे। लेकिन यही लड़की अगर वस्तु को देखेगी तो इस रेखा होकर देखेगी। इस रेखा होकर क्या करेगी? देखेगी। ठीक है, तो मान लेते हैं कि ए बी जो है भवन था और सी बिंदु पर वस्तु था। तो ए बी सी क्या बना? एक त्रिभुज बना। और इस स्थिति में याद रखिए कि ये वाला कोण जो है ना, अवनमन कोण कहलाएगा। ये वाला कोण क्या कहलाएगा? अवनमन कोण कहलाएगा। ठीक है, हल्का कलर चेंज कर देते हैं। देखिए, मुझे पता है कि मैं जितना ज़्यादा डिस्कशन करूँगा आप उतना ही ज़्यादा सीख पाएंगे। तो मैं अगर नहीं धरफरा रहा हूँ, एकदम चीज़ों को कोशिश कर रहा हूँ कि पूरे डिटेल में आपको समझाया जाए, तो आपको भी धरफराना नहीं चाहिए, आपको भी मन लगा के समझना चाहिए बातों को। तो यहाँ देखिए, ये क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा ये है। तो ये वाला कोण कहलाएगा अवनमन कोण। ये क्या कहलाएगा? अवनमन कोण कहलाएगा। ये क्या कहलाएगा? अवनमन कोण कहलाएगा। और अवनमन कोण देखिए, ये मान लीजिए कि 50 डिग्री का है, या फिर मान लीजिए कि 40 डिग्री का है। कितना डिग्री का? 40
या फिर मान लीजिए 45 डिग्री का। ठीक है, ये हमने मान लिया कि ये अवनमन कोण 45 डिग्री है। तो याद रखिएगा कि अवनमन कोण के मदद से इस चैप्टर में कभी भी आपको क्वेश्चन नहीं बनेगा। हमेशा क्वेश्चन बनाने के लिए हमें उन्नयन कोण चाहिए। क्वेश्चन बनाने के लिए क्या चाहिए? उन्नयन कोण चाहिए। तो ये अवनमन कोण है ना, और अगर स्थिति को जस्ट उल्टा कर दे, लड़की को सी पर हम रख दे और वस्तु को रख दे ए बिंदु पर। ठीक है, तो अब लड़की नीचे से ऊपर देखेगी तो ये वाला कोण कहलाएगा उन्नयन कोण। ये वाला कोण क्या कहलाएगा? ये कोण कहलाएगा उन्नयन कोण। कौन सा कोण कहलाएगा? उन्नयन। ठीक है, तो इस वाले कोण को हम उन्नयन कोण कहेंगे। यहाँ पर लिख देते हैं उन्नयन कोण। ये वाला कोण क्या कहलाएगा? तो उन्नयन कोण कहलाएगा। कौन सा कोण? ये वाला कोण। ये वाला कोण कहलाएगा उन्नयन। तो याद रखिएगा अगर आपको ये कोण दिया हो, अवनमन कोण, किसी भी क्वेश्चन में अगर आपको क्या दिया हो, अवनमन कोण दिया हो, तो आप अवनमन कोण के हेल्प से उन्नयन कोण मान लीजिएगा। अगर अवनमन कोण 40 डिग्री है तो ये भी 40 डिग्री होगा। कितना डिग्री होगा? सॉरी 45 है, तो ये भी 45 डिग्री होगा। कितना डिग्री होगा? 45 डिग्री। ये भी कितना डिग्री होगा? 45 डिग्री। और तब इसको 45 डिग्री मान करके आप क्वेश्चन को हमेशा क्या करेंगे? बनाएंगे। क्वेश्चन को हमेशा क्या करेंगे प्यारे बच्चों? बनाएंगे। तो ये ऐसा क्यों होता है? क्योंकि देख लीजिए अवनमन कोण और उन्नयन कोण एक दूसरे का एकांतर कोण है। क्या है? एकांतर कोण है। और एकांतर कोण होने के कारण ही अवनमन कोण और उन्नयन कोण जो है ना बराबर होगा। आप देख सकते हैं कि एक ही रेखा पर बना हुआ कोण है। ये भी आप देख सकते हैं कि ये जो आपका है क्षैतिज स्तर और ये BC जो है समांतर है, और ये एक ही रेखा है। तो दो समांतर रेखा के बीच में ऐसा अगर कोई रेखा खींचते हैं तो इसके दोनों तरफ जो कोण बनता है वो सेम डिग्री का बनता है। ये 45 है तो ये भी क्या होगा? 45 होगा। तो यहाँ से मुझे पता चला कि उन्नयन कोण और अवनमन कोण हमेशा बराबर होता है। और क्यों बराबर होता है वो भी समझा आपने। तो एक बात और याद रखिएगा कि अगर क्वेश्चन में अगर अवनमन कोण दिया हो तो आप अवनमन कोण के हेल्प से क्वेश्चन नहीं बना पाएंगे, उसको उन्नयन कोण मान लीजिएगा। यानी कि अगर ये वाला कोण दिया हुआ हो और ये कोण नहीं दिया हो तो याद रखिएगा कि जितना ये वाला कोण होगा उतना ही डिग्री ये वाला भी कोण होगा। तब क्वेश्चन आप क्या कर पाएंगे? आराम से बना पाएंगे। ठीक है, ये आपने समझा उन्नयन कोण और अवनमन कोण के बारे में। एक फंडा और आपका क्लियर हुआ। ठीक है, अब याद रखिएगा कि यहाँ पर उन्नयन कोण और अवनमन कोण का मान 3 ही आपके एग्जाम में मतलब क्वेश्चन में देखने को मिल सकता है। उन्नयन कोण और अवनमन कोण का मान कभी भी 0 डिग्री नहीं होगा। 30 डिग्री हो सकता है, इसके बाद 45 डिग्री हो सकता है और 60 डिग्री हो सकता है। 90 डिग्री भी नहीं होगा। उन्नयन कोण या अवनमन कोण का मान 90 डिग्री भी नहीं होगा। तो यही 3 आपको अवनमन कोण या उन्नयन कोण के रूप में देखने को पूरे जो है इस किताब में देखने को मिलेगा। एंड अब हम बात करते हैं कि आखिर इस चैप्टर में किसी भी क्वेश्चन का आंसर कैसे निकालेंगे। आंसर कैसे निकालेंगे हम वही देखने वाले हैं। ऊंचाई एवं दूरी निकालने का नियम क्या है? ऊंचाई एवं दूरी निकालने का नियम क्या है ये हम क्या करते हैं यहाँ पर एक छोटे से एग्जाम्पल की हेल्प से समझने वाले हैं। मान लीजिए ये कोई पिलर है, ये कोई खंबा है, ए बी कोई क्या है? खंबा है। और बी से कुछ दूरी पर यहाँ पर सी बिंदु पर कोई वस्तु रखा हुआ है। ठीक है, या फिर मान लीजिए सी बिंदु पर ये गेंद रखा हुआ है। क्या रखा हुआ है? यह गेंद रखा हुआ है। और ए को सी से क्या करते हैं? मिलाते हैं। तो यहाँ पर कोण बनेगा कि नहीं बनेगा? यही कोण कहलाएगा उन्नयन कोण। तो मैंने आपको उन्नयन कोण का मान दे दिया, मान लीजिए कि 60 डिग्री। कितना डिग्री दे दिया मैंने? 60 डिग्री दे दिया। और तब एक चीज़ और मैंने दे दिया, बोला आपको कि इस खंबा का जो ऊंचाई है वो 3 मीटर है। खंबा का ऊंचाई कितना है? 3 मीटर है। तो बताइए कि खंबा से कितना दूरी पर बॉल रखा हुआ है, यानी कि BC कितना है, ये मैं निकालने के लिए पूछ रहा हूँ। तो याद रखिएगा ऐसा ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में हमेशा होगा। एक त्रिभुज वाला सिचुएशन होगा, उसका एक उन्नयन कोण आपको दिया रहेगा, यानी कि एक थीटा दिया रहेगा, या तो ये दिया रहेगा या नहीं तो ये दिया रहेगा। ठीक है, दोनों में से कोई ना कोई आपको दिया ही जाएगा। और इस स्थिति में या तो ऊंचाई दिया रहेगा या फिर दूरी दिया जाएगा, नहीं तो आपको ये
यानी कि कर्ण भी दिया रह सकता है। तो सीधा समझिए, अगर किसी त्रिभुज वाले स्थिति में एक थीटा का मान दिया गया हो और तीनों भुजा में से अगर किसी एक भुजा का मान दिया गया हो और फिर कोई दूसरा भुजा निकालने के लिए बोला जा रहा हो, तो आप कैसे निकालेंगे उस भुजा को। यहाँ पर आप समझिए मेरे भाषा में क्वेश्चन को, थीटा के सामने लंब होता है, तो ये क्या है, लंब है, और हमें निकालना क्या है, आधार। तो जब इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो आप देखिएगा कि निकालना क्या है, तो आधार निकालना है, और दिया क्या है, लंब दिया हुआ है। तो आप सबसे पहले जो निकालना है और जो दिया है और जो निकालना है उसमें संबंध खोजिएगा कि किस त्रिकोणमितीय अनुपात में संबंध होता है। पी और बी में किस त्रिकोणमितीय अनुपात में संबंध होता है, तो हम सोचेंगे भाई पी और बी में तो टेन और कॉट में होता है, तो हम टेन और कॉट में से कोई भी यूज कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे टेन थीटा, थीटा का मान देंगे 60 डिग्री, तो टेन थीटा का प्रयोग करेंगे। टेन थीटा होता है पी बट्टे बी, क्या होता है, पी बट्टे क्या होता है, बी होता है। अब आप ऐसे करके वैल्यू निकालेंगे, जैसे टेन 60 डिग्री का मान क्या होगा, √3 होगा। √3 बट्टे क्या लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं, और सॉरी हाँ ठीक है। और पी का वैल्यू आपको 3 दिया गया, पी का वैल्यू कितना दिया गया है, 3 बट्टे हम लिख देते हैं अभी फ़िलहाल बी, ठीक है, बी, क्योंकि बी ही आपका जो है ना ज्ञात करने वाला चीज़ है इस क्वेश्चन में। अब बी को √3 से गुना करिएगा तो √3 बी होगा, 1 को 3 से गुना कीजिएगा तो 3 होगा, तो आप बी निकाल सकते हैं 3/√3, 3/√3 मीटर, ये आपके बी का मान हो जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा 3/√3। वैसे तो आप इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, लेकिन यहाँ तक ही हम छोड़ते हैं। देखिए तो क्या हुआ, आपने देखा कि अगर किसी त्रिभुज के अंदर एक कोण दिया गया हो और तीनों भुजा में से कोई अगर एक भुजा दिया गया हो, तो कैसे हम दूसरा जो भुजा नहीं दिया गया वो हम कैसे ज्ञात कर सकते हैं। तो कुछ इसी नियम से आपको क्या करना होगा, पूरे चैप्टर में काम करना होगा। कुछ इसी नियम से पूरे चैप्टर में क्या करना है, आपको काम करना है। तो चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं आगे, ये सब चीज़ों को छोड़ते हुए हम चलते हैं आगे, और अगला चीज़ हम डायरेक्ट एनसीईआरटी का प्रश्नावली 9.1 को हम सॉल्व करते हैं। 9.1 का पहला क्वेश्चन क्या है समझने का यहाँ पर करेंगे कोशिश। अच्छी बात है कि इसमें फिगर भी दिया हुआ है। सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोरी पर चढ़ रहा है। ये 20 मीटर लंबा क्या है, डोरी है, जो अच्छी तरह से तनी हुई है, मतलब ये हल्का भी ढीला नहीं है। भूमि पर सीधे लगे खंबे के शिखर से बंधा हुआ है, और यहाँ पर खंबा के शिखर से और यहाँ पर भूमि के एक बिंदु से ये बांधा हुआ है। यदि भूमि स्तर के साथ डोरी का झुकाव 30 डिग्री हो, तो देख सकते हैं यहाँ पर कि 30 डिग्री, यहाँ पर ये कोण भी दिया गया है। भूमि के साथ डोरी 30 डिग्री झुका हुआ है, तो खंबे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो ये है खंबा, और खंबा का ऊंचाई यहाँ पर आपको क्या करना है, ज्ञात करना है। तो चलिए हम देखेंगे कि इस तरह के क्वेश्चन को आप कैसे सॉल्व कर पाएंगे। तो जब हल करने के लिए आइएगा तो सबसे पहले फिगर बनाइएगा, ठीक है। सबसे पहले क्या बना लीजिएगा, फिगर। और अच्छी बात है कि इस क्वेश्चन में फिगर पहले से ही बना के दे दिया है, तो हमें नहीं बनाना पड़ेगा, लेकिन इस फिगर के बारे में कुछ जानकारी आप ज़रूर लिख दीजिएगा कि कौन खंबा है, कौन डोरी है, तब ना जो कॉपी चेक करने वाले होंगे वो समझेंगे कि हाँ खंबा कौन है और डोरी कौन है, तब आपका क्वेश्चन अच्छा से चेक कर पाएंगे। तो फिगर के बारे में 1-2 लाइन जरूर लिख दीजिएगा। हम लिख देते हैं, माना कि AB खंबा है तथा AC डोरी है। लिख देंगे, क्या लिखेंगे, माना कि AB खंबा है। हाँ बिल्कुल AB क्या है, खंबा है। AB खंबा हैं, AB खंबा हैं तथा AC तथा AC डोरी है। AC क्या है, डोरी है। AC डोरी है या डोर है आप कह सकते हैं, या रस्सी भी कह सकते हैं। अब अगर ये लाइन आप लिख दिए तो जो कॉपी चेक करेंगे हमारे गुरुजी, उनको पता चल जाएगा कि ये खंबा और ये डोरी है, तो फिर आराम से वो चीज़ें को जो है मतलब चेक कर पाएंगे। तो चलिए हम बढ़ते हैं आगे। ये लिखने के बाद पहले तो फिगर बनाइएगा। अब इसमें फिगर है तो हमने फिगर नहीं बनाया। फिगर बनाने के बाद ये लाइन आप फिगर के बारे में 1-2 बात लिख दीजिएगा, और उसके बाद देखिएगा कि क्या
दिया है और क्या निकालना है। तो हम देख सकते हैं इस त्रिभुज में कि एक भुजा दिया गया है जो कि कर्ण है, और आपको एक थीटा दिया गया है जो कि उन्नयन कोण है 30 डिग्री का, और आपको निकालना है खंभे की ऊंचाई, यानी कि आपको ये निकालना है, ए बी क्या करना है, निकालना है। तो आप क्या कीजिएगा समझिए। सबसे पहले आप रुकिएगा और थीटा को मत देखिए, थीटा तो जो है वो है ही। आप देखिएगा कि क्या दिया हुआ है इस तीनों में से, पी बी एच में से क्या दिया है। तो ये एच आपको दिया है कर्ण, यानी कि एच का मान दिया हुआ है, और खंभे की ऊंचाई यानी कि ए से बी हमने खंभा को बोला है, तो आपको खंभा का ऊंचाई निकालना है जिसको हम पी बोल सकते हैं, जो क्या बोल सकते हैं, पी बोल सकते हैं। तो इस क्वेश्चन में एच दिया गया है और पी निकालना है। तो आप सबसे पहले यह सोचिए कि एच और पी में जो है किस त्रिकोणमितीय अनुपात में एच और पी में संबंध होता है। तो आप जानते हैं, क्या जानते हैं, आप जानते हैं साइन थीटा बराबर होता है पी बट्टा एच, साइन थीटा बराबर पी बट्टा एच होता है। तो आप कहेंगे कि पी बाई एच में तो साइन के साथ संबंध बनता है, किसके साथ संबंध बनता है, साइन के साथ। तो ये साइन थीटा ही यूज करेंगे। कैसे पता चला हमें, इससे पता चला कि क्या दिया है और क्या निकालना इससे। तो आपको जो दिया गया होगा और जो निकालना होगा उसके मदद से आप पहले पता कीजिएगा कि इसमें ये दोनों का जो संबंध है किस त्रिकोणमितीय अनुपात के साथ बनता है। तो हमें पता चला कि साइन थीटा के अनुपात साथ जो इसका अनुपात बनेगा। तो हम क्या करेंगे, अब ये जो समकोण त्रिभुज दिख रहा है ABC, इसमें लिखेंगे समकोण त्रिभुज, या फिर आप एक शब्द जोड़ दीजिए अब, क्या जोड़ दीजिए अब, लिखिए अब समकोण त्रिभुज, क्या लिखेंगे, अब समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ABC में क्या करेंगे भाई, साइन थीटा का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे, साइन थीटा का। और थीटा कितना है क्वेश्चन में, तो 30 डिग्री है, यानी कि साइन 30 डिग्री का प्रयोग करेंगे। और साइन थीटा बराबर क्या होता है, पी बट्टा एच होता है। साइन थीटा बराबर क्या होता है, पी बट्टा एच। तो थीटा के सामने ही पी होगा जो कि ए बी है, ए बी को हम पी बोल सकते हैं भाई, ए से पी इसको बोलेंगे पी, यानी कि ए बी आपका हो गया। फिर दूसरा पी बट्टा एच होता है, तो एच कौन है, ए सी है, एच ए सी क्या है, एच। तो यहाँ पर हम लिखेंगे ए सी। और फिर आप इसको सॉल्व कीजिएगा, आप क्या कीजिएगा, इसको सॉल्व कीजिएगा। तो देखिए कि कैसे हम सॉल्व करते हैं इस सभी चीज़ों को। अब ये वगैरह आप यहाँ से हटा लीजिएगा। एंड देखिए साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है बताइए। तो बोलेंगे सर साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2। चलो ठीक भाई। एंड ए बी का मान तो आपको निकालना ही है, तो दाहिने में आपको ए बी क्या कर लेना है, लिख लेना है। और नीचे में ए सी का मान 20 दिया गया है, तो हम 20 लिख लेंगे। ए सी का मान 20 दिया गया है तो हम क्या कर लेंगे, 20 लिख लेंगे। और आप सभी जानते हैं 2 एक का 2 और 2 दाएँ 20, 2 एक का 2 और 2 दाएँ क्या होता है, 20 होता है। तो अब आपको यहाँ से आंसर ही मिल गया। ऐसा काट सकते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। देखिए ए बी को 1 से गुना कीजिएगा तो ए बी होगा, फिर आप 10 को 1 से गुना कीजिएगा तो 10 होगा, तो 10 मीटर आपका फाइनल आंसर ही हो गया। फाइनल आंसर क्यों हो गया, क्योंकि भाई साहब ए बी ही हमें निकालने के लिए बोला जा रहा था, यानी कि खंभे की ऊंचाई ही निकालने के लिए बोला जा रहा था। तो खंभा का ऊंचाई देख सकते हैं कितना आसान तरीका से मिल गया, ठीक है, कितना आसान तरीका से मिल गया। और मैंने पूरा मतलब ज़्यादा डिटेल में बताने का कोशिश भी किया है। तो ये कारण ये भी है कि ये आसान तरीका से आपको क्या हो गया, समझ में आ गया। चलिए इस क्वेश्चन को आप ऐसे बनाइएगा, कोई बड़ा नहीं चीज़ है इसमें, बस सिंपल सी चीज़ें ही हैं, छोटा ही चीज़ है। अब बढ़िए आगे और अगले प्रश्न को देखने समझने और उस पर प्रहार करने की कोशिश कीजिए। और देखिए ये क्वेश्चन लगा लीजिए मोस्ट VVI, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। ये क्वेश्चन कई आपको पता होना चाहिए कि प्रत्येक 1 साल के बाद पूछता है। जैसे कि 18 में नहीं पूछा, 19 में पूछा, फिर 20 में नहीं पूछा, 21 में पूछा, फिर 22 में नहीं पूछा है तो 23 में आप लोगों का जो है पूछेगा। फिर अगला जो है 1 साल बाद करके इस क्वेश्चन को प्रत्येक साल क्या किया जाता है, पूछा जाता है। तो इस दृष्टि से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और इसमें लॉजिक भी है, बहुत ज़्यादा लॉजिक है। समझिए क्या क्वेश्चन है, समझिए।
आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर, यानी कि देखिए इस चैप्टर में दो शब्द आपको याद रखना है। एक तो याद रखना है शिखर, एक याद रखना है शिखर, और दूसरा है पाद। पाद को ही हम सबसे कहेंगे नीचे वाला बिंदु, और शिखर को या चोटी को, शिखर या चोटी सबसे ऊपर वाला बिंदु जो है वो शिखर या चोटी कहलाएगा किसी भी चीज़ का। जैसे मान लीजिए मीनार है तो ये वाला बिंदु कहलाएगा शिखर या चोटी, और ये वाला बिंदु कहलाएगा पाद, यानी कि सबसे नीचे वाला। पाद मतलब पाँव, और शिखर मतलब समझ सकते हैं जो महिलाओं का चोटी होता है वो कहाँ होता है, तो सर माथे पे होता है। तो सबसे ऊपर वाला भाग चोटी या शिखर कहलाएगा और सबसे नीचे वाला भाग पाद कहलाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर वही बोला भी गया है कि जो है मुड़ जाता है और पेड़ का शिखर यानी कि पेड़ का सबसे ऊपर वाला भाग जमीन को छूने लगता है, और इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहाँ पेड़ का शिखर जमीन को छूता है वो 8 मीटर है। तो पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। हम मानते हैं कि ये क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आया होगा, लेकिन जब मैं फिगर के हेल्प से समझाऊंगा तो आप आराम से समझ जाएंगे। यहाँ पर बोला कि आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है, तो पहले हम एक पेड़ बनाते हैं। पहले हम क्या करते हैं, पेड़ बनाते हैं। मान लीजिए ये कोई पेड़ था, मान लीजिए अरे भैया सीधा पेड़ बनो यार, बेइज्जती करवा दोगे, मतलब टेढ़ा लाइन हो करके सीधा बनो। देखो यहाँ पर मान लीजिए ये कोई एक पेड़ था, और ये भाई एक मिनट रुको, ये पेन टैब मेरा बहुत दूर रखा हुआ इसलिए ऐसा हो रहा, अब नहीं होगा। देखो क्या होगा समझने की कोशिश कीजिएगा। मान लीजिए कि यहाँ पर कोई पेड़ है, ठीक, ये कोई भाई साहब क्या है, पेड़ था, ये कोई क्या था, पेड़ था, ठीक है, जिसका नाम आप ए बी दे सकते हैं। ए बी कोई पेड़ था, मान लीजिए ए बी क्या था, कोई पेड़ था, जो आंधी आने के कारण मान लीजिए कि इस सी बिंदु से टूट गया। सी बिंदु पर क्या हो गया, टूट गया। इस बिंदु पर क्या हो गया, टूट गया। और टूटने के बाद मान लीजिए कि ये ज़मीन था, ये क्या है, ये मान लीजिए कि ज़मीन है आपका, ये क्या है, ज़मीन है। और जो टूटने के बाद ये वाला जो भाग है बी से सी तक का जो भाग है ऐसे झुक गया और ऐसे ज़मीन को छूने लगा। झुक करके ज़मीन को क्या होने लगा, ये मतलब ज़मीन पर झुक गया, सीधा समझ सकते हैं, और ज़मीन को ऐसे क्या करने लगा, छूने लगा, ऐसा हो गया ये। ठीक है, तो ये जो बी बिंदु है, बी बिंदु यहाँ आ गया और सी बिंदु अपने जगह पर ही है, सी बिंदु अपने जगह पर ही है, यानी कि सी से बी का जो भाग है वही टूट करके इधर गिरा है, टूट करके इधर क्या है, गिरा है। यानी कि अगर हम इस बिंदु को ए बी सी अगर डी नाम दे देते हैं, क्या नाम दे देते हैं, डी नाम दे देते हैं, तो सी से डी, सी से बी ही है, सी से बी वाला ही सी से डी बन चुका है। तो इस स्थिति में क्या बोला जा रहा है, सो देखिए यहाँ पर कुछ समझा आपने। बी से ए तक पेड़ था, आंधी आने के कारण बी से सी तक टूट गया और यही बी से सी वाला भाग जो है ऐसे ये बन गया, मतलब ये यहाँ से टूट के लटक गया और ये बी वाला पॉइंट डी पॉइंट पर ज़मीन को छू रहा है। बी वाला पॉइंट डी पॉइंट पर ज़मीन को क्या हो रहा है, छू रहा है। और क्वेश्चन में अब देखिए कि आगे क्या बोला, वही बोला है कि आंधी आने से टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर यानी कि पेड़ का सबसे जो टॉप वाला पॉइंट था वो ज़मीन को छूने लगता है। देख सकते हैं डी बिंदु पर मान लीजिए कि ज़मीन को क्या कर रहा है, छू रहा है। ठीक है, और इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है, मतलब ये पेड़ जो है ज़मीन के साथ यहाँ पर 30 डिग्री का कोण बना रहा है, ऐसा क्वेश्चन में बोला जा रहा है। 30 डिग्री का कोण बना रहा है, ऐसा क्वेश्चन में क्या किया जा रहा है, बोला जा रहा है। और आगे क्या बोला गया कि पेड़ के पाद बिंदु, पेड़ का पाद बिंदु ए है, पेड़ का पाद बिंदु क्या है, ए है, तो पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहाँ पेड़ का शिखर ज़मीन को छूता है 8 मीटर है, यानी कि पेड़ का पाद बिंदु तो हो गया ये, और जहाँ पर पेड़ का शिखर जो है ज़मीन को छू रहा है वो डी है, तो ए से डी है 8 मीटर। ए से डी कितना है, 8 मीटर है, ये आपको क्या किया गया है, बोला गया है। तो इस स्थिति में प्यारे बच्चों आपको इस क्वेश्चन में बोला गया है कि आप पेड़ का ऊंचाई ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए, देख सकते हैं।
तो पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, ऐसा आपको बोला गया है। पेड़ का ऊंचाई ज्ञात कीजिए, ऐसा आपको क्या किया गया है, बोला गया है। तो चलिए मैं बताता हूँ कि अरे भैया क्या हो गया, एक मिनट, हाँ आ गया भाई। तो मैं आपको बताता हूँ कि आखिर पेड़ का ऊंचाई कैसे ज्ञात करेंगे। सबसे पहले आप फिगर समझें। फिगर आपने समझा, फिगर के बारे में कुछ बात यहाँ पर लिख दीजिए, ठीक है, ताकि टीचर भी समझ सके। तो यहाँ पर हम लिख देंगे कि ए बी पेड़ था, ए से बी क्या था, पेड़ था। लिखेंगे माना कि ए बी पेड़ था, माना कि ए बी पेड़ था, जो सी बिंदु पर टूटकर, सी बिंदु पर टूटकर एक मिनट, टूट ऐसे नहीं लिखना है, वो तो गलती हो जाएगा। जो सी बिंदु पर टूटकर जमीन का शिखर, ये बिल्कुल ठीक है। सी बिंदु पर टूटकर जमीन के बिंदु डी पर, सी बिंदु पर टूटकर जमीन के बिंदु डी पर, जमीन के बिंदु डी पर 30 डिग्री का कोण बनाता है, 30 डिग्री का कोण बनाता है, 30 डिग्री का क्या करता है, कोण बनाता है। तो क्या होगा, अब ये आप क्या करेंगे, समझने का यहाँ पर कोशिश कीजिएगा। क्या होगा, देखिए पहले फिगर बनाइएगा। फिगर आप एक साइड एक काम कीजिए, आप ये जो चीज़ें रहने, अभी तो हम आप रहने देंगे। ये डिटेल आपने क्या कर दिया, लिख दिया। और एडी जो है वो 8 मीटर है, वो फिगर में दिख ही रहा है, उसको लिखने की कोई जो है ज़रूरत नहीं है। तो आइए अब क्या करेंगे, फिगर बना लिया हमने, फिगर के बारे में 1-2 बात लिख दिया, इतना पढ़ेंगे कोई भी तो पता चल जाएगा कि क्या है फिगर के अंदर, कौन पेड़ है कौन क्या है। अगर हकीकत पूछा जाए तो प्यारे बच्चों आपको पता होना चाहिए कि सी से लेकर पेड़ है और सी से लेकर डी भी पेड़ है, यानी कि ये पेड़ है और ये भी पेड़ है। तो अगर हमें पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करने के लिए बोला गया है तो हम सी से ए भी निकालेंगे और सी से डी भी निकालेंगे और दोनों को जोड़ देंगे, तब पेड़ की ऊंचाई मिलेगी मुझे। यानी कि आपको पता होना चाहिए कि आपको सी से ए भी निकालना है और सी से डी का जो दूरी है वो भी क्या करना है, निकालना है, और फिर लास्ट में जाकर के इस दोनों को क्या कर देना है, जोड़ देना है। तो देखिए एक एक करके ही निकालेंगे। इस त्रिभुज में देखिएगा तो ये जो है ना, ये आपको लगेगा ये बी दिया गया, 8 क्या है, बी है। और सबसे पहले हम सी से ए निकालना चाहते हैं तो ये क्या है, पी है, ये क्या है, पी है। यानी कि बी दिया गया है और पी निकालना चाहते हैं, तो बी और पी में संबंध होता है टेन थीटा में। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहला काम क्या करेंगे, लिखेंगे अब समकोण त्रिभुज। यहाँ पर हम हल्का कलर चेंज कर लेते हैं पेन का, लिखेंगे अब समकोण त्रिभुज, अब समकोण त्रिभुज किसमें, तो लिखेंगे अब समकोण त्रिभुज ADC में या फिर ACD में हम क्या करेंगे, तो टेन 30 डिग्री का प्रयोग करेंगे। कितने का, तो टेन 30 डिग्री का प्रयोग करेंगे। तो आप बोलेंगे कि सर टेन क्या क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें पी निकालना और बी दिया है, पी और बी में टेन में ही संबंध होता है। और थीटा 30 डिग्री क्यों, क्योंकि क्वेश्चन में थीटा का मान 30 डिग्री दिया हुआ है। अब टेन थीटा बराबर होता है पी बट्टा बी, टेन थीटा बराबर क्या होता है, पी बट्टा बी। तो पी क्या है इसमें, AC है पी। अच्छा एक मिनट, टेन थीटा बराबर होता है पी बट्टा बी। तो AC क्या है, ए से लेके सी ही तो पी है, यानी कि लंब है। तो AC बट्टा क्या होगा, बी क्या है, AD है बी। फिगर में देखिए कि AD क्या है, बी है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे AD, यहाँ पर क्या लिख देंगे, AD। अब आप इसको सॉल्व कीजिए। आप सभी जानते हैं टेन 30 का मान जो है 1/√3 होता है।
tan 30 का मान 1/√3 होता है। दाहिने में देखिएगा तो AC का मान आपके पास है ही नहीं, फिर AD का मान है 8, तो यहाँ पर आप 8 रख देंगे। इसको सॉल्व कीजिएगा तो क्या होगा, AC को √3 से गुना कीजिएगा तो ये हो जाएगा √3 AC, एंड फिर क्या होगा, तो 8 को 1 से गुना कीजिएगा तो 8 होगा। एंड फिर आप आगे यहाँ पर लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, आगे आप लिखिएगा AC बराबर क्या, तो 8/√3, AC बराबर 8/√3, यानी कि ये वाला जो चीज़ है वो आपको मिल गया, ये वाला चीज़ मिल गया, जो P का मान निकालना था वो मिल गया 8/√3। क्या मिला, 8/√3 मिला। लेकिन आपको अभी CD भी निकालना है, तब आप जोड़ पाएंगे। तो हम यहाँ ही बना देते हैं, लिखेंगे पुनः, क्या लिखेंगे, पुनः समकोण त्रिभुज ACD में, जो कि मैं यहाँ पर ही लिख दूँ, कोई दिक्कत नहीं है, लिखेंगे पुनः समकोण। देखिए आप नीचे नीचे लिखिएगा, पहले ये, फिर ये और फिर ये नीचे, उसके नीचे नीचे ही हमेशा क्या करते चलिएगा, लिखते चलिएगा, ये आपके लिए बेस्ट होगा। तो लिखेंगे पुनः समकोण त्रिभुज, क्या लिखेंगे, पुनः समकोण त्रिभुज, पुनः समकोण त्रिभुज ACD में, पुनः समकोण त्रिभुज ACD में क्या करने वाले हैं हम। अब देखो प्यारे बच्चों, ये आपको B दिया गया है, ठीक है, B आपको क्या किया गया है, दिया गया, ये 8 क्या है, इस त्रिभुज में B है। तो आपको समझना है कि B आपको दिया गया है और इस बार CD निकालना है, यानी कि ये निकालना है, और ये तो होता है कर्ण, ये क्या होता है, कर्ण। तो H और B में किस में संबंध होता है, तो H और B में होता है cos थीटा में संबंध। तो लिखेंगे हम यहाँ पर, एक मिनट पेन ले भाई सब, तो लिखेंगे पुनः समकोण त्रिभुज ACD में cos 30 डिग्री बराबर, क्या लिखने वाले हैं, तो हम लिखने वाले हैं cos 30 डिग्री बराबर, cos 30 डिग्री बराबर, cos थीटा क्या होता है सर, तो cos थीटा होता है B/H। तो B क्या है, तो B है सर यहाँ पर AD, B क्या है, AD है, AD बट्टा क्या लिखेंगे हम, सर B/H होता है, बिल्कुल ठीक है। तो AD बट्टा हम यहाँ पर लिखने वाले हैं CD, AD बट्टा क्या लिखने वाले, CD लिखने वाले हैं। अब आप इसको सॉल्व कीजिए, सॉल्व कीजिएगा तो cos 30 डिग्री का मान आपको पता होना चाहिए कि √3/2 होता है, क्या होता है, √3/2, √3 कितना होता है, 2 होता है। फिर दाहिने में AD का मान आपके पास है 8, AD का मान कितना है, 8 है, और CD का मान आपको निकालना ही है, तो हम CD ही रहने देते हैं। तो अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए, सॉल्व कीजिएगा तो क्या होगा, CD को √3 से गुना कीजिएगा तो √3 CD होगा, √3 CD होगा। फिर दाहिने में 8 को 2 से गुना कीजिएगा तो 16 होगा। अब बढ़ जाइए आप आगे, तो आपको CD बराबर क्या मिलेगा, CD बराबर मिलेगा 16/√3, 16/√3, ये आप मीटर लिख दीजिए, इसमें क्या लिख दीजिए, मीटर, और ये भी क्या लिख दीजिए, मीटर। तो यहाँ पर आपको जो है ये जो जो CD है निकालना चाहते थे आप, वो भी क्या हो चुका है, आपको मिल चुका है। तो इसको लिख देंगे प्यारे बच्चों हम 16/√3, 16/√3, लेकिन आपको पैर का ऊंचाई निकालना है, यानी कि पैर का कुल ऊंचाई निकालना है। तो लिखेंगे इसीलिए पैर की ऊंचाई बराबर, लिखेंगे इसीलिए पैर की ऊंचाई बराबर, पैर की क्या निकालना, हमें ऊंचाई निकालना है। तो पैर का ऊंचाई निकालने के लिए दोनों भुजा को जोड़ना होगा, यानी कि हम AC और प्लस CD करेंगे। तो AC प्लस CD, AC प्लस क्या करने वाले हैं, CD करने वाले हैं, जोड़ दीजिए। AC का मान था 8/√3 और CD का मान अभी जस्ट आप निकाले हैं 16/√3, 16/√3। सॉल्व कीजिए, यानी कि बट्टा का जोड़ कीजिए। आप देख पा रहे हैं कि √3 और √3 का जो LCM है वो क्या हो जाएगा, तो सर √3 और √3 का LCM होगा √3, ठीक है। एंड √3 से भाग दीजिएगा तो 1 से 8 को गुना कीजिएगा 8, फिर प्लस है √3 से √3, 16 का 16 हो जाएगा। ये तो आप सभी जानते ही हैं पहले से ही। अब क्या होगा,
तो फंडा सिंपल है, होगा यहाँ पर ये 16 और 8 हो जाएगा 24, 24 बट्टे में है √3। याद रखिएगा कि रूट का नीचे रहना अच्छी बात नहीं है, इसीलिए हम क्या कर देंगे कि √3 से ऊपर भी गुना कर देंगे और √3 से नीचे भी गुना कर देंगे ताकि नीचे का रूट हट जाए। एंड ये प्रोसेस कहलाता है हर परिमेयकरण। क्या कहलाता है? हर परिमेयकरण कहलाता है। अब देखिए कि होगा क्या, यहाँ पर होगा यूँ कि ऊपर में जो 24 है वो तो रहेगा ही रहेगा, गुने में √3 भी रहेगा, लेकिन नीचे में √3 गुने √3 हो जाएगा 3, और 3 से 24 को भाग दीजिएगा तो मिलेगा आपको 8। तो आपको क्या मिला? 8√3। 8√3 जो है वो इतना मीटर आपका फाइनल क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। 8√3 मीटर आपका फाइनल क्या होगा? आंसर होगा। ये आपको क्या करना है? याद रखना है। अब इस तरह से आप इस तरह के क्वेश्चन को बनाइएगा, कभी कोई दिक्कत नहीं होगा। हम बढ़ते हैं प्यारे बच्चों आपके अगले क्वेश्चन की ओर। समझने और सीखने का कीजिएगा भरपूर प्रयास अगले प्रश्न को। टोटल 5 नंबर क्वेश्चन तक अभी हम लोग पढ़ेंगे, तो देखिएगा हम चलते हैं इस क्वेश्चन को हल करने के लिए। लेकिन सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ेंगे, देखेंगे क्या है नहीं है। एक ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए एक पार्क में फिसलन पट्टी लगाती है। बच्चे एक तरफ से चढ़ते हैं, दूसरी तरफ क्या होते हैं? फिसल जाते हैं। वो वाला देखा होगा फिसलन, स्लाइड वाला जो चीज़ होता है। ठेकेदार क्या करते हैं कि 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए वह एक ऐसी फिसलन पट्टी लगाना चाहती हैं जिसका शिखर 1.5 मीटर की ऊंचाई पर हो और भूमि के साथ 30 डिग्री के कोण पर झुका हो, जबकि इससे अधिक उम्र के बच्चों के लिए, यानी कि 5 से अधिक उम्र के बच्चों के लिए, वह 3 मीटर की ऊंचाई पर एक अधिक ढाल की फिसलन पट्टी जो है लगाना चाहती है, जो भूमि के साथ 60 डिग्री का कोण बनाती हैं। प्रत्येक फिसलन पट्टी की लंबाई ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है? प्रत्येक फिसलन पट्टी का लंबाई ज्ञात करना है। चलिए कैसे ज्ञात करेंगे, हम चलते हैं हल करने के लिए। देखिए 2 फिसलन पट्टी बनाना है। मान लीजिए हम पहले फिसलन पट्टी के बारे में बात करते हैं। पहला जो फिसलन पट्टी है, मान लीजिए वो इसका ऊंचाई है, ये पहला फिसलन पट्टी का ये ऊंचाई है, ठीक है। ऊंचाई हम मान लेते हैं AB है। ऊंचाई क्या है? AB है। और बोला है पहला फिसलन पट्टी का ऊंचाई 1.5 मीटर है, तो इसका मतलब ये होगा 1.5 मीटर, ठीक है। ये मान लीजिए कि ज़मीन है, ये क्या है? ज़मीन है। और यहाँ पर ये होगा फिसलन पट्टी। ए से जो C आया वही है फिसलन पट्टी, क्योंकि बच्चे इसी पर फिसलेंगे। फिसलने वाला देखिए इधर से चाहता है उधर से फिसल जाता है, तो यही फिसलन पट्टी कहलाता है, ठीक है। तो ये मैंने फिसलन पट्टी बना लिया। एंड क्वेश्चन में बोला है कि फिसलन पट्टी ज़मीन के साथ 30 डिग्री का कोण बनाती है। ये वाला जो है ज़मीन के साथ कितना डिग्री का कोण बनाती है? 30 डिग्री का कोण बनाती है, ठीक है। ये फिसलन पट्टी मैंने किसके लिए बनाया? तो 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए फिसलन पट्टी बनाया। ये मैंने बनाया 5 वर्ष से कम, 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए, उम्र के बच्चों के लिए ये मैंने क्या किया? फिसलन पट्टी बनाया, ठीक है। ये 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए क्या है? फिसलन पट्टी है। अब आपको फिसलन पट्टी का ऊंचाई दे दिया है, तो आपको फिसलन पट्टी की जो है ना लंबाई, यानी कि ये जो पट्टी है जिस पर फिसलते हैं बच्चे, उसका लंबाई निकालना है। तो चलिए देखिएगा कैसे हम इसका लंबाई क्या कर पाते हैं? निकाल पाते हैं। तो आप देखिए इस क्वेश्चन में पहले ध्यान से, पहले एक काम करो, फिगर के बारे में कुछ लिख दीजिए। जब सॉल्व करिएगा तो इसके ऊपर लिखिएगा और उसके नीचे लिखिएगा माना कि AC बिल्कुल ठीक है, ये भी लिख सकते हैं, लेकिन इसे फिसलन हाँ तो लिख देते हैं माना कि AC फिसलन पट्टी है, AC फिसलन पट्टी है, फिसलन पट्टी है,
AC क्या है? फिसलन पट्टी है जो 1.5 मीटर ऊंचा है, जो 1.5 मीटर ऊंचा है। अब इस दो लाइन से हमें पता चल जाएगा कि फिसलन पट्टी कौन है, और 1.5 मीटर जो है ना वो AB ही होगा, तो ऊंचाई है वो। ये बात लिख देने के बाद आप क्या कीजिएगा, इसमें आप कोशिश कीजिए फिसलन पट्टी का लंबाई निकालने का। तो थीटा के सामने ये P है और फिसलन पट्टी है A से C तक, तो ये जो फिसलन पट्टी है इसको आप H बोलेंगे, यानी कि P दिया गया है, H निकालना है। तो P दिया गया है, H निकालना है। आप सभी जानते हैं कि P और H में क्या संबंध होता है, तो साइन थीटा में संबंध होता है। तो लिखेंगे अब समकोण त्रिभुज, क्या लिखेंगे? अब समकोण त्रिभुज ABC में हम क्या करने वाले हैं, तो साइन 30 डिग्री का प्रयोग करने वाले हैं। साइन 30 डिग्री बराबर साइन थीटा P/H। P है प्यारे बच्चों यहाँ पर AB, P है AB और H है AC, फिगर में आप देख सकते हैं। तो क्या होगा, साइन 30 का मान होता है 1/2 एंड AB का मान आपको दिया गया है 1.5 एंड AC का मान आपको निकालना ही है। बस AC का मान तो आ गया और कुछ करना है नहीं। AC को 1 से गुना कीजिएगा तो AC होगा, 1.5 को 2 से गुना कीजिएगा तो 3 मिलेगा। कितना मिलेगा? 3 मीटर। तो ये आपको मिल गया 3 मीटर, यानी कि फिसलन पट्टी का जो है ना हमें लंबाई मिल गया। किस बच्चों के लिए? तो जो 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चे हैं उसके लिए। अब पुनः हम एक 3 मीटर ऊंचाई वाला जो ज़मीन के साथ 60 डिग्री का कोण बना रहा है, ऐसा फिसलन पट्टी बनाएंगे, और ये फिसलन पट्टी 5 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों के लिए होगा। और फिर से उस फिसलन पट्टी का हम निकालेंगे जो है पट्टी की लंबाई, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर फिर से एक फिसलन पट्टी का निर्माण करते हैं। मान लीजिए कि ये फिसलन पट्टी है, पट्टी का ऊंचाई है, AB क्या है? फिसलन पट्टी का ऊंचाई है, और ये मान लीजिए कि ज़मीन है, ये ज़मीन है, और ज़मीन के साथ ये फिसलन पट्टी है। ये क्या है? फिसलन पट्टी है, जिसमें हम इसका नाम C दे देते हैं। क्वेश्चन में बोला है कि फिसलन पट्टी ज़मीन के साथ 30 नहीं 60 डिग्री का कोण बनाता है, और इस बार फिसलन पट्टी का ऊंचाई है 3 मीटर। फिसलन पट्टी का ऊंचाई कितना है? 3 मीटर है। ऐसा क्वेश्चन में क्या किया गया है, बोला गया है 3 मीटर है। तो आप इसका कैसे लंबाई निकालेंगे? यहाँ पर हम फिगर के बारे में एक लाइन लिख देंगे, लिखेंगे माना कि, अच्छा एक पहले इसमें इस फिसलन पट्टी का नाम लिख देते हैं। ये फिसलन पट्टी किसके लिए है? तो ये फिसलन पट्टी है 5 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों के लिए। 5 वर्ष से अधिक, 5 वर्ष से अधिक, ठीक है, 5 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों के लिए, उम्र के बच्चों के लिए, बच्चों के लिए ये फिसलन पट्टी हमने क्या करा है, बनाया है। अब इसमें हम 1-2 लाइन लिख देंगे फिगर के बारे में। ये जो फिगर इसके बारे में लिख देते हैं, लिख देंगे माना कि AC फिसलन पट्टी है, AC फिसलन पट्टी है, फिसलन पट्टी है, AC फिसलन पट्टी है, तथा AB बराबर 3 मीटर और फिसलन पट्टी की ऊंचाई है। क्या है? तो फिसलन पट्टी की ऊंचाई है, फिसलन पट्टी की ऊंचाई है। ये दो बात हम क्या कर देंगे, लिख देंगे। इससे आप फिगर को पहचान लेंगे जो भी टीचर होंगे। अब आप देखिए कि P का मान दिया है और H का मान निकालना है, तो फिर से साइन थीटा का ही प्रयोग करना होगा। तो क्या करेंगे, बिल्कुल ठीक है। तो लिखेंगे यहाँ पर अब समकोण त्रिभुज ABC में हम क्या करने वाले हैं, तो P और H में संबंध होता है साइन में, तो हम
साइन 60 डिग्री का प्रयोग करने वाले। तो साइन थीटा होता है पी बट्टा एच, पी है ए बी, पी क्या है ए बी है, और बट्टा में लिखना है एच, जो एच जो है वो है ए सी, एच क्या है ए सी है। अब आप इसमें सॉल्व इसको करने की जो है कोशिश कीजिए, सॉल्व कीजिएगा तो क्या होगा, यहाँ पर आप सीधा सीधा देख सकते हैं कि देखिए साइन 60 डिग्री का मान क्या होता है। तो आप बोलेंगे कि सर हाँ बिल्कुल ठीक है, साइन 60 √3/2 होता है, ये आपको पता होना चाहिए। कितना होता है √3/2। तो साइन 60 का जो मान है वो √3/2 होता है, तो √3/2 हम क्या कर देंगे लिख देंगे। फिर दाहिने में ए बी का मान आपके पास 3 है, और बट्टे में ए सी का मान तो आपको निकालना ही है। तो फिर आप कोना कोनी गुना कर लेंगे, ए सी को √3 से गुना करेंगे तो √3 ए सी होगा, √3 क्या होगा ए सी होगा। एंड दाहिने में क्या होगा सर, 2 को 3 से गुना कीजिएगा तो 2 तिया होगा 6, 2 तिया क्या होगा 6 होगा। अब आप आगे बढ़ेंगे एंड ए सी बराबर आप लिख सकते हैं 6/√3, ए सी बराबर क्या लिख सकते हैं 6/√3 लिख सकते हैं। लेकिन नीचे में रूट रहना अच्छी बात नहीं है, इसीलिए हर परिमेयकरण कर दीजिए, √3 से ऊपर भी गुना, √3 से नीचे भी गुना। अब आप जो है आगे बढ़ जाएंगे और यहाँ पर लिखिएगा ए सी बराबर क्या हुआ इस वाले क्वेश्चन में। तो देखो भाई साहब, ऊपर में तो 6 गुने √3 है, ठीक, और नीचे में √3 गुने √3 3 हो जाएगा। तो 3 से 6 को भाग दीजिएगा तो 2 मिलेगा। तो इस स्थिति में आपको ए सी बराबर मिल गया 2√3, क्या मिला 2√3 मीटर। तो लिखिएगा अतः जो पहला फिसलन पट्टी है, ठीक है, फिर अतः 3 मीटर, पहला का कहना था 3 मीटर, अतः 3 मीटर एवं 2√3 मीटर क्रमशः फिसलन पट्टी की लंबाई है, क्रमशः फिसलन पट्टी की लंबाई है, फिसलन पट्टी की लंबाई है। कुछ समझ में आया आपको? बस ये आपका फाइनल जो है आंसर हो जाएगा, इस तरह से आप बना लेंगे। हम बढ़ते हैं आगे और अगला क्वेश्चन देखते हैं, बहुत ही सिंपल है। क्या है, भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखो, जब हम हल करने के लिए चलेंगे तो इसमें सबसे पहले फिगर बनाएंगे। यहाँ पर एक मीनार की बात चल रही है, तो पहले एक मीनार बना लीजिए। मान लीजिए कि ये मीनार है, ये ए बी मैंने मान लिया मीनार है, मैंने माना ए बी क्या है मीनार है। और क्या बोला है कि भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, तो मीनार के पाद बिंदु हैं बी से 30 मीटर दूरी पर मान लेते हैं यहाँ पर एक सी बिंदु है जो है ये 30 मीटर का है। तो 30 मीटर की दूरी पर मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, यानी कि इस सी बिंदु से शिखर का उन्नयन कोण जो है वो 30, अरे भैया एक मिनट जो है ना आपका सी बिंदु से मीनार के शिखर का जो उन्नयन कोण है वो है 30 डिग्री, यानी कि ये वाला कोण 30 डिग्री है। तो इस स्थिति में आपको मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी है, यानी कि ए बी ज्ञात करना है। तो लिखेंगे माना कि ए बी मीनार है, ए बी मीनार है। अगर आप इतना भी लिख देते हैं तो कोई दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि फिगर में देख करके जो टीचर है बाकी की बातों को क्या कर सकते हैं समझ सकते हैं। लेकिन हम एक पॉइंट और लिख देते हैं, माना कि ए बी मीनार है और तथा एक मिनट, हाँ ठीक है, तथा मीनार के शिखर का मीनार के शिखर
का उन्नयन कोण, उन्नयन कोण 30 डिग्री है। शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, ऐसा लिख देते हैं। अब लिखने के बाद आप देखिए कि दिया हुआ है आपको, देखिए मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी है। मीनार की ऊंचाई है ए बी, तो आपको ये P निकालना है और B दिया है। तो P और B में किस में संबंध होता है, दिया है B और निकालना है P, तो P और B में संबंध होता है टेन थीटा में। तो लिखेंगे समकोण त्रिभुज, क्या लिखेंगे, समकोण त्रिभुज ABC में, समकोण त्रिभुज ABC में हम साइन जो है ना, साइन नहीं टेन, P और B में तो टेन होता है, तो टेन 30 डिग्री का प्रयोग करेंगे। टेन 30 डिग्री बराबर, तो टेन थीटा होता है P बट्टा B, P है AB और आधार जो है वो BC है। अब टेन 30 डिग्री का मान प्यारे बच्चों आप सभी जानते हैं क्या होता है, तो टेन 30 डिग्री का मान होता है 1/√3, 1/√3 हुआ। दाहिने में आप देख सकते हैं कि AB आपको निकालना ही है और BC आपको 30 मीटर दिया गया है, ठीक है। अब कोना कोनी गुना कर लीजिए, आंसर पा लीजिए। √3 को AB से गुना कीजिएगा तो ये √3 AB होगा, दाहिने में 30 को 1 से गुना कीजिएगा तो 30 होगा। फिर क्या होगा सर, तो AB का मान निकालना चाहते हैं तो AB बराबर 30/√3 होगा। 30 बट्टा ये √3 दाहिने साइड भेजिएगा तो बट्टा के नीचे चला जाएगा, और चूंकि रूट के नीचे बट्टा के नीचे रूट रहना अच्छी बात नहीं है, इसीलिए आप यहाँ पर ही हर परिमयकरण कर दीजिए। हर परिमयकरण कर दीजिएगा तो AB बराबर क्या मिलेगा वो देखिएगा। AB बराबर सिंपल सी बात मिलेगा, ऊपर में है 30√3, 30 गुने √3, 30 गुने √3 और नीचे में √3 गुने √3 होगा 3। और अब आप इसको भाग दीजिएगा 3 से 30 को तो मिलेगा 10, 3 को 30 से भाग दीजिएगा कितना मिलेगा, 10 मिलेगा। तो यहाँ पर आपका फाइनल आंसर ही आ गया, फाइनल आंसर ही आ गया। AB बराबर कितना मिला, 10√3, 10√3 मीटर आपका फाइनल क्या होगा, आंसर होगा, जो कि आपको निकालने के लिए क्वेश्चन में बोला गया था, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे हम, और अगले प्रश्न को क्या करेंगे, हम सॉल्व करेंगे। तो समझने सीखने की कोशिश कीजिएगा क्वेश्चन नंबर 5 को। क्वेश्चन नंबर 5 है कि भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। पतंग के लगी डोर को अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु में बांध दिया गया है। भूमि के साथ डोरी का झुकाव 60 डिग्री है। यह मानकर कि डोरी में कोई ढील नहीं है, यानी कि डोरी एकदम टाइट है, तो डोरी की लंबाई ज्ञात करनी है। देखो यहाँ पर मैं आपको फिगर के हेल्प से पहले क्या करता हूँ, समझाता हूँ। देखिए मान लीजिए कि यहाँ पर कोई पतंग उड़ रही है, यहाँ पर कोई क्या उड़ रही है, पतंग उड़ रही है, ये पतंग है, और पतंग का ये ऊंचाई है, ये क्या है, मान लीजिए पतंग का ऊंचाई है, ठीक। ये AB मान लीजिए पतंग का ऊंचाई है, A से B क्या है, पतंग का ऊंचाई है, और पतंग के डोरी को ये मान लीजिए कि ज़मीन है, ये पहले तो मान लीजिए अब क्या है, ज़मीन है, और ज़मीन के C बिंदु पर पतंग के डोरी को बांध दिया गया है। ये पतंग के डोरी को C बिंदु पर क्या कर दिया गया है, बांध दिया गया है। C बिंदु पर पतंग के डोरी को बांध दिया गया है। हल्का पतंग के डोरी का पेट हल्का मतलब अंदर कर देते हैं, समझने की आप कोशिश कीजिएगा। देखिए कि क्या है, ये है पतंग का डोरी, मान लीजिए ये क्या है, पतंग का डोरी है। एंड आपको क्वेश्चन में बोला गया है कि भूमि के 60 मीटर की ऊंचाई पर पतंग उड़ रही है, यानी कि ये है 60 मीटर, ये क्या है, 60 मीटर है। ये आपका B है, याद रखिएगा, ये क्या है, B है, ठीक है। तो अब देखिए कि क्या होगा। तो आगे आपको एक और बात बोला गया है कि 60 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रही है और भूमि के साथ डोरी का झुकाव 60 डिग्री है। ये ज़मीन है और ये डोरी, तो ज़मीन के साथ डोरी का झुकाव है 60 डिग्री, कितना डिग्री, 60 डिग्री। तो इस स्थिति में आपको डोरी की लंबाई ज्ञात करनी है, कि यानी कि AC ज्ञात करनी है। क्या ज्ञात करनी है, AC ज्ञात करनी है। तो चलिए देखेंगे कि कैसे हम AC ज्ञात कर सकते हैं। सबसे पहले आप फिगर के बारे में लिख दीजिएगा, लिखिएगा माना कि AC डोरी है, AC डोरी है, डोरी है, या धागा भी कह सकते हैं आप इसे, AC डोरी है, तथा AB बराबर
ए बी बराबर 60 मीटर, ये 60 मीटर है, ठीक है। बिल्कुल ठीक है। ए बी बराबर 60 मीटर पतंग की ऊंचाई है, पतंग की ऊंचाई है, पतंग की ऊंचाई है, पतंग की क्या है, ऊंचाई है। और कोण तो 60 डिग्री है, वो तो देख ही लेंगे फिगर में। तो अब आप देख सकते हैं कि आपको P दे दिया गया है और H निकालने के लिए बोल रहा है। पतंग का जो डोरी है, डोरी का लंबाई तो यहाँ पर H ही होगा। तो आप जानते हैं कि P और H में साइन में संबंध होता है, तो लिखेंगे अब समकोण त्रिभुज में, अब समकोण त्रिभुज ABC में, समकोण त्रिभुज ABC में क्या करना है आपको, तो साइन 60 डिग्री का प्रयोग करना है। कितना, साइन 60 डिग्री का प्रयोग करना है। साइन थीटा बराबर होता है P/B, तो P है AB और H है आपका AC, H है AC। मान रखिए साइन 60 का मान होता है √3/2, AB का मान आपके पास है 60 एंड AC आपको निकालना ही है। तो देखिएगा क्या होगा, √3 को AC से गुना कीजिएगा तो √3 AC होगा, दाहिने में 60 गुना 120 हो जाएगा। फिर क्या होगा, तो AC आप निकालना चाहते हैं तो 120 को √3 से भाग देना होगा, √3 से क्या करना होगा, भाग देना होगा। क्योंकि नीचे में √3 बच रहा है, इसीलिए हम रूट से ऊपर भी गुना कर देंगे एंड √3 से नीचे भी क्या कर देंगे, गुना कर देंगे। गुना वगैरह करने के बाद क्या होगा, यहाँ पर आप समझने की कोशिश कीजिएगा। AC बराबर सीधा क्या हो जाएगा, ऊपर में जो भी है 120 √3, 120 गुने √3 वो सेम टू सेम रहेगा। नीचे में √3 गुने √3 हो जाएगा 3। अब आप फाइनल आंसर की ओर पहुंच चुके हैं। 3 से 120 को भाग दीजिएगा तो आपको पता होना चाहिए 40 तिया 120 यानी कि 40 होगा। इस तरह से आपको AC का मान मिल गया। AC बराबर यहाँ पर आपको मिल गया 40 √3, 40 √3 मीटर आपका फाइनल आंसर होगा। डोरी का आपने देख लिया कि ऊंचाई कितना होगा, सॉरी डोरी का लंबाई तो 40 √3 मीटर होगा। इस तरह से 5 नंबर क्वेश्चन तक आज हम लोगों ने कंप्लीट किया है। अगले क्लास में हम लोग 6 नंबर क्वेश्चन से क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे। थैंक यू सो मच, गुड बाय, टेक केयर, मिलते हैं अगले क्लास में।